वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल SKM स्टडी में फिर स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जुड़ जाइए, सभी अपने साथियों को जोड़ लीजिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको इस वीडियो में हम क्या पढ़ाएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से सीरीज आपकी चल रही है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की, चैप्टर वाइज आपको सभी आपका एक चैप्टर है तो उस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका हमने क्या किया है कि चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बार बार आए हुए हैं। ऐसे प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि ये सब प्रश्न जो हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, कक्षा 12 में पढ़ेंगे विषय भौतिक विज्ञान, चैप्टर 3 के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता, चैप्टर का नाम क्या है, स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता से आपको सारे जो क्वेश्चंस बनेंगे, अगर आप ये वीडियो देख लिए तो वो क्वेश्चंस से अलावा आपके बोर्ड में कोई क्वेश्चंस आने ही वाले नहीं हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, वो वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करना है और अच्छी तरीके से आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है जिससे कि आपको अच्छी तरीके से सारी नॉलेज के साथ आपको अच्छी वीडियो आपको यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा शेयर करना है, साथ साथ लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना है ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके लिए स्क्रीन पर सबसे पहले आए। तो ये कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान चैप्टर 3 के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। इसमें कौन से प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, कौन सा हमारा प्रश्न है इसकी बात करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा देखिए, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल फार्मूला है आपका और ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। इसको VIP की श्रेणी में आप लोग रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या है इसके बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, A जूल प्रति कूलाम, B जूल इंटू कूलाम, C कूलाम प्रति जूल या न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखिए अगर यहाँ पर इसके उत्तर की बात करते हैं, ठीक है, तो जो वैद्युत विभव का मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलाम होता है। कितना होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को हम आपके सामने लाए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, अपने स्टूडेंट्स को जोड़ना है जिससे कि आपका जो ये चीज़ें हैं तैयार होती रहती है। ठीक है, एक तरीके से अब देखिए E बराबर 0 वाले, ठीक है, E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन होगा। जो हमारा E वाला 0 यानी E बराबर 0 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है, वहाँ पर क्या है, 0 है वाले वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन क्या होगा। इसमें विभव V का जो दूरी के साथ परिवर्तन होगा वो क्या होगा। देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या V R पर निर्भर नहीं करता है। तो अगर इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका उत्तर हो जाएगा D नंबर, यानी कि जो V है R पर निर्भर नहीं करेगा जब उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, 0 हो। ठीक है, अब देखिए आगे बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये भी VIP प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आपको लास्ट तक बने रहना क्योंकि लास्ट में आपको जो हमारे आंकिक प्रश्न हैं आंकिक प्रश्न को पढ़ेंगे और जो इसमें डेरिवेशंस हैं डेरिवेशंस को पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से आपको आज समझा देंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आपको लास्ट तक बने रहना है जिससे कि सारी चीज़ें इस चैप्टर का आप पढ़ लें। अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको छूटेगा। ठीक है, देखिए जो प्रश्न है हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान क्या होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन क्या है 9.1 × 10⁻19 जूल, दूसरा क्या है 1.6 × 10⁻19 जूल, तीसरा क्या है 1.6 × 10⁻31 जूल, या 9.1 × 10⁻31 जूल। तो देखिए अब इसमें आपको अगर आंसर निकालना तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या होता है कि 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है,
देखिए प्रश्न कौन सा है, एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। अगर जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप यानी कि कोई अधिक समीप लाने पर, यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है, शून्य हो जाती है। तो इसमें अगर उत्तर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बढ़ती है। क्या होगी, बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जुड़े रहना है, लास्ट तक जुड़े रहना है, क्योंकि लास्ट में आपको हम क्या बताने वाले हैं कि जो डेरिवेशन है, अति लघुत्तरी प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न है, सारे प्रश्नों को इसमें डिस्कस करेंगे और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। जनरली कोई भी चैनल जो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को आपको डिस्कस नहीं करता, लेकिन यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी डिस्कस किया जाएगा और आपके आंकिक प्रश्नों को भी डिस्कस किया जाएगा। सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए आगे जो प्रश्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, ठीक है, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या रखे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखे हैं। पी वाले वैद्युत द्विध्रुव को, किसके, पी वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। 90 डिग्री घुमाने में, ठीक है, को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। देखिए इसको कैसे निकालते हैं आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा चार ऑप्शन, PE/2, 2PE, PE या √2PE। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, PE × 1 - cos थीटा। या अब देखिए यहाँ पे जो एंगल है हमारा कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ से देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, PE 1 - 0 WPE बराबर क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2PE हो जाएगा। ठीक है, 2PE नहीं, क्या हो जाएगा, PE होगा। सिर्फ यहाँ आप देखिए PE आया है ना, तो PE होगा। तो यहाँ से थोड़ा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, इसमें आपको C ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। ये भी आपका VIP कैटेगरी में प्रश्न आएगा। जो ऊपर वाला बताएं, हम सारे प्रश्न में जो है VIP प्रश्न है, क्योंकि ये एग्जाम में हूबहू पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, देखिए आगे बात करेंगे। चित्र में प्रदर्शित, ठीक है, चित्र में प्रदर्शित A व B के बीच, ठीक है, चित्र में प्रदर्शित A व B के बीच संधारित्रों की तुल्य धारिता क्या होगी। तो जो संधारित्र है, संधारित्रों की तुल्य धारिता क्या होगी। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ से पहले पॉइंट A से इधर 1 माइक्रोफैरड का, इधर 2 सीरीज माइक्रोफैरड के और इधर 1। ठीक है, अगर इसको हम पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उसका इसका आंसर हम निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिए जो हमारा ये था, तो ये भी क्या है कि 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब ये ऊपर जो Cl3 हो जाएगा, यहाँ पे C4 हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो कम्बिनेशन है हम बना लेंगे। ऊपर चित्र में आप देख सकते हैं कैसे कम्बिनेशन बनेगा। इसको हम ऊपर रख देंगे, फिर यहाँ से जो हमारा ये बनेगा इसको बीच में रख देंगे, क्योंकि ये दोनों साथ में रहेंगे। फिर हमारा एक यहाँ पे पैरेलल में बन जाएगा, पैरेलल यानी समांतर में बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए अब कैसे होगा, पुनः बनाने, परिपथ को पुनः बनाने पर हमें क्या मिला, ये परिपथ मिला। अब इस परिपथ के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके अनुसार क्या होगा, जो C1 और C2 है, ठीक है, ये श्रेणी में हमें दिख रहा है। अगर श्रेणी में दिखता है, प्रतिरोध के लिए अगर रजिस्टेंस की बात करता है, तो अगर रजिस्टेंस श्रेणी में होता है तो R1 + R2 होता है। अगर ये हमारा कैपेसिटर अगर श्रेणी में होता है तो 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 होगा। ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2। टोटल अगर इसको सॉल्व करते तो हमें क्या आता है, 2 मिलेगा। क्यों मिलेगा 2, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 मिलेगा टोटल। ठीक है, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, आपको आगे बताने का प्रयास करते हैं, आगे क्या चीज़ें दी गई हैं उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये तो हमारा C आ गया। अब C की बात करते हैं, तो C हमारा आ गया, तो C 1/2 माइक्रोफैरड आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे C और C3, यहाँ देखिए C3 और C4, ये सब तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए C, C3, C4 समांतर क्रम हो जाएंगे, यानी पैरेलल में हो जाएंगे। तो देखिए C तुल्य बराबर क्या होगा, C + C3 + C4। ठीक है, यहाँ पे 1/2 + 1 + 1,
ठीक है, यानी कि 5/2 क्या हो जाएगा 5/2। इसको सॉल्व करने पर इसके सब के नीचे 1 कर देंगे तो इसको जोड़ के यानी एलसीएम क्या लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो टोटल मिला कर आएगा 5/2 आएगा। तो यहाँ से 2.5 माइक्रोफैरड आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है स्टूडेंट्स। तो आपको ऐसे प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर जाना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम और प्रश्नों की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जो वीआईपी प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो त्रिज्या ए के किसी पृथक गोली चालक की धारिता होती है। तो कोई त्रिज्या ए है, ए के किसी पृथक गोली चालक की धारिता क्या होगी। ठीक है, इसमें चालक की धारिता क्या होगी, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो A/4πε0 इंटू एफ, या 4πε0 A इंटू एफ, या 4πε0 A इंटू एफ, या A इंटू एफ होगी। तो इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, आपका बी नंबर आंसर निकल कर आएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक गोली चालक की धारिता, ठीक है, एक गोली चालक की धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैरड है। कितना मेरे पेरेंट, कितना है, 1 माइक्रोफैरड है। उसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, अगर इसकी जो धारिता है 1 माइक्रोफैरड होगी तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। एक नंबर ऑप्शन 1.11 मीटर, बी ऑप्शन 10 मीटर, सी ऑप्शन 9 किलोमीटर, या डी ऑप्शन 1.11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गोली चालक की जो धारिता होगी सी बराबर 4πε0 इंटू आर होगी। ठीक है, अब इस फार्मूले से अगर हम निकालेंगे सी बराबर, आर निकालनी है हमें, तो त्रिज्या निकालनी है, आर बराबर क्या हो जाएगा, C/4πε0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो सी का मान दिया है 1 माइक्रोफैरड दिया है, और जो हमारा 1 माइक्रोफैरड यानी कि 1 × 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा, तथा 1/4πε0 बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम सबका मान रख देंगे इसमें, तो हमारा टोटल क्या निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, R = 9 × 10⁻3 यानी कि 9 किलोमीटर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैसे निकल कर आया, देखिए यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो 1C × 1/4πε0 होगा। क्यों यहाँ पे होगा, अब देखिए यहाँ पे जो C का मान दिया है, C का मान 1 × 10⁻6 है, इंटू इसका मान कितना है 9 × 10 क्या हो गए 9। ठीक है, तब 9 में से 6 करेंगे -3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों की बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न में देखिए वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। तो हमें क्या करना है, इसमें वैद्युत विभव की परिभाषा देना है और इसकी हमें क्या करना है, बीमा भी लिखनी है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, जो वैद्युत विभव है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, कोई बिंदु है, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को, ठीक है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने के लिए, अनंत से उस बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति के बराबर के होता है। ठीक है, जैसे हम कह दें कोई हमारा ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कोई हमारा यहाँ परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को यहाँ तक ले आने में जो कार्य किया जाता है और जो इसका मान होता है, ठीक है, इसके जो अनुपात होता है वो इसके बराबर होता है, वैद्युत विभव के बराबर होता है। ये सिंपल सा फार्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जूल प्रति कूलम या क्या होता है, वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, इसका मात्रक होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेंगी। अभी इसके बाद आपको लघुत्तरी प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको डेरिवेशंस मिलेंगे
और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी मिलेंगे। अभी आपको इसमें क्या मिलेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, उसके बाद आपके जो मिलेंगे आंकिक प्रश्न मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनको प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। अब बस आप हमारे साथ बने रहें, लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर लास्ट तक आप नहीं बने रहेंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से शेयर करना है और यहाँ पर 1000 लाइक, ठीक है, 1000 लाइक का टारगेट रखा गया है। आई होप आप लोग इसे ज़रूर पूरा करेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से इसे पूरा करके आगे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने साथियों को जोड़ना है जिससे कि उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। इस समय स्कूल बंद है, ठंडी में आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बैठे बैठे घर पर सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वीआईपी प्रश्न है ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, वीआईपी प्रश्न है। तो विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। किसकी परिभाषा देना है, विभव प्रवणता की परिभाषा देनी है, ठीक है। तो विभव प्रवणता की परिभाषा क्या होती है, इसको आपको हम बताने का प्रयास करते हैं और समझाने का भी प्रयास करेंगे कि विभव प्रवणता आखिर में होती क्या है, इसके फार्मूले से कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, जो विभव प्रवणता होती है, देखिए क्या होती है, किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन, ठीक है, कोई वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारी क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, तो इसकी दिशा में जो होता है दूरी परिवर्तन, इसकी दिशा में जो दूरी का परिवर्तन करेंगे और साथ ही साथ विभव की परिवर्तन की दर, इसमें क्या करते हैं, साथ ही साथ में क्या करते हैं, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि विभव प्रवणता बराबर क्या निकल कर आया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या निकल कर आया कि विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए, ठीक है। किसकी परिभाषा लिखना है, किसकी परिभाषा यहाँ पर लिखना है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखना है, ठीक है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यहाँ पे क्या होगा, वह, ठीक है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, अगर इसमें हम कोई पृष्ठ बना देते हैं तो इसके जो सभी बिंदुओं पर जो हमारा आवेश होगा सब जगह क्या होगा, बराबर होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं दो आवेशित चालकों को, ठीक है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2/2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि फार्मूला है, फार्मूला आपको अच्छी तरीके से समझ में ही आ जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं, आपको बताने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं, ठीक है। एक सी धारिता वाले, ठीक है, एक सी धारिता वाले संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या है, यू है। एक सी धारिता वाले संधारित्र की संचित ऊर्जा कितना है, यू है। तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्यू का मान, ठीक है, अगर किसी सी धारिता वाले संधारित्र की संचित ऊर्जा कितनी है, यू है, तो संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश का मान क्यू है वो सी तथा यू के पदों में लिखना है। किसके, सी तथा यू के पदों में लिखना है। तो संधारित्र की संचित स्थिति ऊर्जा क्या होगी, यू बराबर हाफ क्यू का स्क्वायर अपान सी, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। या आवेश क्यू बराबर क्या होता है कि √2CU के बराबर होगा। ये आपको बहुत ही सिंपल है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, किसके बीच, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखना है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में क्या लिखना है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जो ऊर्जा घनत्व का सूत्र होगा क्या होगा, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ऊर्जा घनत्व आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व क्या होगा, U बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर जूल मीटर क्यूब। यहाँ पे जो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है
और जो के है परावैद्युत जो हमारा क्या है परावैद्युतांक है, और जो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद कर लेना है, जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सब प्रश्न आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को कवर करा दिया गया है। अभी आपको बहुत ढेर सारे प्रश्न आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो हो रहे हैं, इसका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बाद अंक के प्रश्न भी आपके आएंगे। तो आपको बस जुड़े रहना है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे, ये वीआईपी प्रश्न की कैटेगरी में आएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जो प्रश्न है ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में, किसमें, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा, किसके द्वारा, वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। हमें सिद्ध क्या करना है कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर जो वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो हमें ये सिद्ध करना है, आपको अच्छी तरीके से हम बताते हैं। इसमें पहले करना क्या है आपको समझाते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना बिंदु P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव AB। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव AB को लंबवर्धक रेखा उसके मध्य 0 से r मीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए इसका मतलब क्या है, जो हमारा P बिंदु है, इस जो द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ठीक है, यहाँ P बिंदु तक जो r दूरी की जो रेखा है हमारी क्या है, लंबवर्धक रेखा है। जब ये लंबवर्धक रेखा है तो यहाँ से ये भी एक रेखा बनेगी, यहाँ से ये भी एक रेखा बनेगी। अब देखिए हम आपको बताते हैं, अगर हमारी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, d मीटर है। ठीक है, अगर हमारी A से B तक की दूरी टोटल क्या है, d है। यहाँ से हम आपको बात करते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी टोटल क्या है, d है। ठीक है, क्या है, d है। तो हमारी O से B तक की दूरी कितना होगी, d/2 होगी, और O से A तक की दूरी कितना होगी, d/2 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। अगर यहाँ से हम देखिए जो हमारा एंगल बनेगा POA की बात करेंगे तो POA में देखिए क्या बनेगा, हमारा ये हमारा कण निकलेगा तो क्या हो जाएगा, √r² प्लस d/2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ भी बनेगा r² प्लस d/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पाइथागोरस प्रमेय से आपको निकाल लेना है, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ज़्यादा चैनल को शेयर करना है। अगर आपको समझ में आ जाए तो स्टूडेंट्स एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। यहाँ पर ठंडी में बैठकर आपको अच्छी तरीके से वीडियो को प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, तो आपको पढ़ना ही होगा। अगर आप पढ़ सकते हैं तो अच्छी तरीके से आपको मालूम है कि आप अच्छी तरीके से वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तभी वो चीज़ अचीव कर पाएंगे, वरना वो चीज़ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सक्सेस को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सफलता को नहीं पा सकते हैं बिना मेहनत किए हुए। ठीक है, तो आपको लगातार मेहनत करनी है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ना है। आपको इस सब प्रश्नों को रट लेना है, अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, V2 बराबर क्या मानेंगे, V2 बराबर क्या हो, देखिए V2 क्या है हमारा, V1 तो हम देखिए निकाले हैं ऊपर। V1 हमारा देखिए क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा, 1/4πε0 के Q/AP। ठीक है, प्लस Q/AP। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, बिंदु माइनस Q के कारण बिंदु इस पर क्या होगा, 1/4πε0 के माइनस Q/BP होगा। अब ये कहाँ से आ रहा है हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा AP है, AP देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, और जो हमारा BP है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। इन दूरी को आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी जो विभव है V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। और V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q/AP माइनस 1/4πε0 के Q/BP हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको निकाल लेना है।
अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे निकालना है, यहाँ पे जो परिणामी विभव होगा आपको कैसे निकालना, ठीक है आपको बताते हैं। यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस क्या होगा, माइनस होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या होगा V1 माइनस V2 का परिणामी जब आप निकालते हैं तो V1 माइनस V2 करके ही निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1/4πε0 के जो हमारा पहला आया था और ये जो हमारा दूसरा है दोनों को रख देंगे, ठीक है। दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपका, दोनों में ये चीज़ कॉमन दिख रही है और Q भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, नीचे AP बचेगा, यहाँ इसके नीचे BP बनेगा। तो देखिए Q/4πε0 के 1/AP माइनस 1/BP बराबर 0। ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर, किस पर, निरक्षीय रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य होता है। क्या होता है, वैद्युत विभव हमारा क्या निकल कर आएगा, शून्य निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। चलिए आगे बात करते हैं, इस तरीके से आपको निकाल लेना है, क्योंकि जो हमारा AP बराबर BP होगा, क्योंकि ये सेम जब लंबवर्धक है, यहाँ पे देखिए आपको हम बताते हैं, जब ये लंब मध्य बिंदु से जा रहा है तो इसकी दूरी और इसकी दूरी सेम होगी, तो हमारा AP बराबर क्या निकल कर आएगा, BP निकल कर आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए नीचे जो हमारा बना है समीकरण, यहाँ BP की जगह पे AP रख देते हैं तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। टोटल क्या निकल कर आएगा, 0 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आगे बात करते हैं, क्या आ जाए, निकल कर आएगा 0। तब आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके लिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ये भी VIP प्रश्न है, ठीक है। यन समरूप संधारित्र, समरूप मतलब एक समान या एक रूप के जो संधारित्र हैं यन हैं, प्रत्येक की धारिता कितनी है, C है। सबकी धारिता क्या निकली है, C है। समांतर क्रम में जुड़े हैं, किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिन्हें V विभव तक आवेशित किया गया, कितने विभव तक, V विभव तक आवेशित किया गया है। इस संयोजन का कुल ऊर्जा बताइए, इस संयोजन क्या बताना है, कुल ऊर्जा बताना है, ठीक है। तो समांतर क्रम में क्या बात करेंगे, CP बराबर C1 व C2 व C3 क्या है, सब ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए यही फार्मूला होता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका उल्टा फार्मूला कैपेसिटर का निकल कर आता है, ठीक है, आपको मालूम होगा। तो देखिए जो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, C प्लस C, अब सब बराबर है तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा N बार, यानी कि NC। टोटल क्या निकल कर आएगा, NC निकल कर, क्यों निकल कर आएगा आपको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए जो प्रश्न में कह रहा है कि यन क्या है, समरूप संधारित्र, सभी संधारित्र क्या हैं, समरूप हैं, एक रूप के हैं। तो देखिए यहाँ पे C1 C2 C3 सब बराबर होंगे तो C प्लस C यानी कि NC बार हम लेकर जाएंगे, ठीक है। अब कुल विभवांतर की बात करते हैं, कुल विभवांतर कितना है, V है। तो कुल ऊर्जा क्या निकल कर आएगी आपको हम बताते हैं, क्या निकल कर आएगा, U बराबर हाफ CP V का स्क्वायर। अब देखिए जो CP है हमारा क्या है, पैरेलल में जो संधारित्र लगे हैं, NC मान इसका है, कितना आया, NC आया है, और V स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, हाफ NC V स्क्वायर। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको ऐसे प्रश्नों को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको पढ़ के ही जाना है और कोई भी चीज़ें छोड़नी नहीं है। अब आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन आने वाला है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए आपको अब लघु उत्तरीय प्रश्न बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस प्रश्न के अलावा आपके जो इस चैप्टर में प्रश्न बनते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही माना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही VIP प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ये लगभग 10 बार यानी 10 साल लगातार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हम आपके सामने ये प्रश्न लाए हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं और बताने का भी प्रयास करते हैं। देखिए अब हम बात क्या करेंगे आगे, इसमें देखिए क्या चीज़ें हमें मानना है। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न में क्या कहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव, कोई वैद्युत द्विध्रुव है कि अक्षीय स्थिति में, किसकी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, ठीक है, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। क्या करना है, वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माना, क्या मान लेते हैं, माना एक AB वैद्युत द्विध्रुव, क्या एक AB वैद्युत द्विध्रुव परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा है। कोई AB वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है,
ये कोई अभिवैद्युत द्विध्रुव है। अब ये परावैद्युतांक के वाले माध्यम, इसका परावैद्युतांक क्या है, के है, इस माध्यम में यह रखा हुआ है, ठीक है। अब द्विध्रुव प्लस क्यू व माइनस क्यू कूलाम के आवेशों में बना है। जो द्विध्रुव है प्लस क्यू और माइनस क्यू कूलाम के आवेशों में बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, डी है। अगर इनके बीच की दूरी की बात करते हैं, क्या है स्टूडेंट, डी है, ठीक है। यहाँ से आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है। और क्या मान लेते हैं, मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पी है। आर बिंदु की दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी स्थित है, ठीक है। आवेश क्यू से दूरी कितना है, आर माइनस डी बाई टू, और माइनस क्यू से दूरी आर प्लस डी बाई टू है। अब ये दूरी कहाँ से आई हम आपको बताते हैं। देखिए ए से बी तक की दूरी कितना है, टोटल कितना है, डी है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, डी है। हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, ठीक है, प्लस क्यू से पी तक की दूरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से टोटल क्या है, डी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बाई टू हो जाएगी, ये भी डी बाई टू हो जाएगी, ठीक है। आधा हो जाएगी, मध्य बिंदु से लिया गया है। अब देखिए, अब प्लस क्यू से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो अब टोटल दूरी कितना है, आर है। आर में से हम इतना घटा देते हैं, यानी कि आर माइनस डी बाई टू कर देते हैं, तो ये दूरी हमारी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके में आपको हम बताते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि अगर हम माइनस क्यू से पी तक की दूरी ले गए, तो आर प्लस डी बाई टू कर देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, आर प्लस डी बाई टू, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आर प्लस डी बाई टू ये निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से निकल गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, आपको आगे समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, आवेश, ठीक है, आवेश प्लस क्यू के कारण जो बिंदु पी पर वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर माइनस डी बाई टू, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव क्या निकल कर आएगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू अपान आर प्लस डी बाई टू, समीकरण नंबर 2। इस तरीके से आपको निकल कर आएगा, ठीक है। क्यू अपान आर होता है, तो आर की जगह पर कितना दिया है, आर प्लस डी बाई टू पर दिया है, ठीक है। अब देखिए जो परिणामी विभव होगा V1 प्लस V2 होगा, ठीक है। यहाँ से आपको निकाल लेना है। यहाँ पे V1 प्लस V2 नहीं, यहाँ पे माइनस V1 माइनस V2 होगा, ठीक है। अगर हम दोनों समीकरण की बात करते हैं, दोनों में देखिए ये जो हमारा जो पद था, ये दोनों में क्या था, समान था, तो क्या निकल करेगा, 1/r माइनस डी बाई टू माइनस 1/r प्लस डी बाई टू। ये आपका कोष्टक बचेगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या निकल कर आएगा, q इंटू डी अपान आर स्क्वायर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। देखिए आया कहाँ से आपको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम कोष्टक की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से ये पद तो सेम रखेंगे, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, इसको सेम ही रखेंगे। अगर यहाँ पे सॉल्व करने की बात करते हैं, तो अगर सॉल्व करेंगे तो अगर हम क्या एलसीएम ले लेते हैं, r माइनस डी बाई टू, ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखिए अगर एलसीएम लेते हैं तो ये वाला पद उधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, r प्लस डी बाई टू माइनस यहाँ पे रखेंगे तो माइनस r, अब देखिए यहाँ माइनस तो हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस डी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए r से r हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, r से r हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा क्या, 2d अपान क्या बचेगा, 2। नीचे क्या बचेगा, देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, तो फार्मूला क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा और ये q जो बाहर था वो अंदर चला आएगा। तो इसी आधार देखिए इसके आधार पर क्या निकल कर आएगा, q इंटू डी अपान आर स्क्वायर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आघूर्ण p है, p बराबर क्या हो जाएगा, q इंटू डी निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, q इंटू डी निकल कर आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। v बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान आर स्क्वायर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक कंडीशन लगानी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इसमें एक कंडीशन आपको निकालनी है। वो कंडीशन क्या है, हम आपको वो कंडीशन आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं कि आपको ये कंडीशन कैसे आपको फॉलो करनी है, ठीक है। देखिए जो कंडीशन है क्या है कि जो डी बाई टू है बहुत ही छोटा है आर से क्या है, बहुत ही छोटा है। तो डी बाई स्क्वायर तो आर स्क्वायर तुलना में नगण्य होगा, क्योंकि अगर आर से ही छोटा है तो आर स्क्वायर तुलना में और ज़्यादा होता है, स्क्वायर से और बहुत ज़्यादा ही छोटा होगा ये।
तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। तो इससे हमें निकल करके आया कि V बराबर 1/4πε0 के P/r² वोल्ट। ठीक है, ये आपको निकल कर आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से यदि वैद्युत द्विध्रुव वायु अथवा निर्वात में स्थित है तो K बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो V बराबर क्या निकल कर गया, 1/4πε0 P/r²। यहाँ से आपके अलग उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट थे। उन प्रश्नों को हमने आपको डिस्कस कर दिया। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, चैनल को अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आपके शेयर करने का इंतज़ार रहेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, धमाकेदार वीडियो है, अच्छी तरीके से आपको वॉच करना है और अच्छी तरीके से आपको शेयर भी करना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे जो वीडियोज़ हैं प्रोवाइड हो जाएं और अच्छी से अच्छी आपकी पढ़ाई हो सके। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे प्रश्न हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना होगा। आपको SKM स्टडी पर ऐसे प्रश्न बहुत ही कम चैनल पर आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करवाएं। क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी सीरीज मिल रही है, क्योंकि जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 से आपको पूरी चीज़ें यहाँ मिलेंगी और आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मेरी फुल गारंटी है। और अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, ठीक है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? तो समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? तो समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? आवेश Q दो खोखले संकेंद्रीय गोले पर जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2, R1 इज ग्रेटर देन R2 है, तो इस प्रकार से वितरित किया है कि ताकि उनकी आवेश के पृष्ठ घनत्व समान हो। गोले के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि समविभव से क्या तात्पर्य है। पहला प्रश्न तो आपको यही बन जाएगा कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। हमने आपको समविभव की परिभाषा क्या बताई कि अगर किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई निकाय हम रख देते हैं, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई निकाय रख देते हैं, वर्गाकार, गोलाकार या कोई भी चीज़ यहाँ पे हम रख देते हैं, तो इनके सभी बिंदुओं पर जो आवेश की मात्रा होगी क्या होगी, समान होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे हम क्या इसमें दिया है कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषताओं का भी आपको बताएंगे। उसके बाद आवेश जो Q है खोखले संकेंद्रीय गोलों पर जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2, ठीक है, R1 और R2 इंटू R1 इज़ ग्रेटर देन R2 है, तो इस प्रकार से वितरित किया है कि ताकि उनकी आवेश के पृष्ठ घनत्व समान हो। गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, अभी आपको सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको समविभव पृष्ठ की परिभाषा बता दी। अब हम क्या बताएंगे आपको, इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, विशेषताओं को बताते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर विशेषता क्या है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान एक समान होता है। तो पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा क्या होगा, समान होगा। अतः समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं पर मध्य विभवांतर का मान 0 होता है। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, समविभव कोई पृष्ठ है, ठीक है, अगर कोई समविभव पृष्ठ है तो इसके दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होगा क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि किसी भी आवेश को लाने में कोई उतना ही कार्य किया जाएगा, क्योंकि जो समविभव पृष्ठ है सब जगह विभव क्या है, हमारा समान है। अगर विभव समान है तो बल उतना ही लगेगा, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, विभवांतर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। ये तरीके से आपको याद करना है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि विभवांतर का मान 0 होने के कारण, जो विभवांतर है, विभवांतर का मान 0 होने के कारण पृष्ठ के किसी एक बिंदु से, ठीक है, दूसरे बिंदु तक की किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा। अगर विभवांतर क्या है, हमारा 0 है स्टूडेंट, तो जो कार्य होगा वो करने में क्या होगा, 0 होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य तभी 0 हो सकता है जब आवेश का विस्थापन वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, ठीक है। अतः वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो समविभव पृष्ठ की क्या होगा, लंबवत होता है, ठीक है। अगला पॉइंट ये है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। दो समविभव पृष्ठ, ठीक है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जो दो समविभव पृष्ठ होते हैं वे कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, ठीक है,
कभी भी नहीं काटेंगे। उसके बाद बात क्या करेंगे, एक चालक की सतह, ठीक है, एक चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ होती है। क्योंकि एक चालक की जो सतह होती है वो हमेशा समविभव पृष्ठ होती है, क्योंकि सतह के सभी बिंदु पर परस्पर विद्युत संपर्क होते हैं। माना Q1 व Q2 आवेश चित्रानुसार, देखिए यहाँ पर जो दो संकेंद्री गोले हैं, अब यहाँ पर इस पर आवेश Q2 है, यहाँ पर Q1 है, तो इसकी जो त्रिज्या R है और इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल R है, तो σ1 बराबर σ2। अब देखिए Q1 अपान 4πr², Q2 अपान 4π कैपिटल R², ठीक है, ये घनत्व तो आपका निकल रहा है। अब देखिए यहाँ से अगर दोनों की तरफ की बात करें तो 4π से 4π कैंसिल हो जाए, Q1 अपान Q2 बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल r का स्क्वायर अपान कैपिटल R का स्क्वायर। यहाँ से आपको ये चीज़ें लिख लेनी है। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या चीज़ें दी गई हैं आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अर्थात आवेश का वितरण जो होता है त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात में होगा। क्या होगा, त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात में होगा, ठीक है। Q बराबर क्या होगा, R² अपान स्मॉल r का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर अपान स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर इंटू Q, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या निकल कर आएगा हमारा, केंद्र पर विभव V बराबर Q1 के कारण विभव प्लस Q के कारण विभव क्या हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से दोनों को जोड़ लेते हैं, 1/4πε0 Q1 अपान R प्लस 1/4πε0 Q2 अपान R। अब यहाँ से आपको फार्मूला क्या मिल जाएगा, क्या निकल कर आएगा, Q इंटू R प्लस R अपान 4πε0 R प्लस R का स्क्वायर। यहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए अब यहाँ से आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको वीडियो को, ये प्रश्न को पढ़ने में मज़ा भी आया होगा, ठीक है। तो आपको प्रश्न सारे क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बात करते हैं आंकिक प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आंकिक प्रश्न, ठीक है। तो एक गोलाकार एक चालक की त्रिज्या, ठीक है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, कितना है, 9 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता तथा आवेश की गणना करना है। क्या करना है, आवेश, धारिता तथा आवेश की गणना करना है, जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए, जिससे इसका विभव कितना हो जाए, 1000 वोल्ट हो जाए। तो देखिए इसमें धारिता का जो सूत्र होता है 4πε0 इंटू R होता है। तो देखिए जो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 1/9 × 10⁹, इसका मान कितना होगा, 9 × 10⁹ इंटू जो यहाँ पे बात क्या करेंगे उसके बाद 9 × 10⁻², ठीक है। तो धारिता क्या निकल कर आएगी, C बराबर 10⁻11, ठीक है, 10⁻11, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं, आगे क्या होगा आपको, देखिए यहाँ से ये कैसे आया, इसका मान हमें कितना दिया है 4πε0, ठीक है, इसका मान इतना दिया है और जो त्रिज्या दी है हमारी 9 सेंटीमीटर दी है, इसको मीटर में चेंज करके इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है, इतना आपको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 10⁻11 फैराड हो जाएगा, C बराबर Q/V बराबर Q बराबर CV हो जाएगा। तो 10⁻11 इंटू 1000, इससे इस तरीके से आपको क्या निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा 10⁻8 कूलाम, क्या निकल कर 10⁻8 कूलाम निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे अगले अंकित प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी वीआईपी प्रश्न की श्रेणी में आता है। तो मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्त तरीके से आपको चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ना है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित है, ठीक है, कोई समांतर प्लेट संधारित रहे, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तथा दोनों प्लेट के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन, यानी कि जो तीव्रता है E बराबर 100 न्यूटन दी है, कूलाम है, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम है। तो प्लेट का आवेश कितना होगा, ठीक है। निर्वात की वैद्युतशीलता इसमें दी रखी है 8.85 ×10⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर CV होता है। तो ε0 इंटू A/D इंटू V हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से E बराबर क्या होता है V/D, ठीक है, E बराबर क्या होता है V/D, तो V बराबर ED हो जाएगा। यहाँ सारे मान को हम रख देंगे, सारे मान को हम क्या रख देंगे, ε0 इंटू A/D इंटू E इंटू D, ठीक है। और D से D हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, टोटल क्या बचेगा, ε0
इंटू ई बचेगा। अब यहाँ सारे मान को रख कर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें बताना क्या था इस फार्मूले को, ठीक है, मेन बात इसमें क्या थी, ये फार्मूला निकालना। इस तरीके से आपको इस सवाल को सॉल्व कर लेना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। जो 4 संधारित्र हैं वे समांतर क्रम में जुड़े हैं। 1.5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर, ठीक है, 1.5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश कितना है, 1.5 माइक्रोकूलम है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी बैटरी से आवेशित किया जाता है तो प्रत्येक संध पर क्या करना है, संचित आवेश की गणना करना है, ठीक है। पहले क्या करते हैं कि जो 4 संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में जोड़े हुए हैं। कितने वोल्ट की बैटरी से, 1.5 वोल्ट की बैटरी से अगर हम इसे जोड़ते हैं तो जो इसकी संचित ऊर्जा क्या होती है, 1.5 माइक्रोकूलम हो जाती है। अब इन्हीं जो संधारित्र हैं इनको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो अब इन पर कितनी ऊर्जा संचित होगी ये आपको ज्ञात करना है। प्रथम स्थिति में क्या था कि जब संधारित्र को किसमें जोड़े थे, समांतर में जोड़े थे, तो उसकी जो धारिता हमारी दी रखी थी 1.5 दी रखी थी, ठीक है। और इस पर जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना था, 1.5 वोल्ट था, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, C1 बराबर Q1/V 1.5/1.5 दोनों 1.5 है, तो यहाँ से 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा। यानी कि C2 बराबर C3 बराबर C4। सारे जो संधारित्र हमारे बराबर हैं। अब इन्हीं संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र की आवेश की गणना करना है। अब देखिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, V1 + V2 + V3 यानी V4, ठीक है। अब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर देखिए क्या मिलता है, ठीक है। चारों को जो हम जोड़ेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए चारों को हम जोड़ देंगे 1.5 बराबर Q/C1 + Q/C2 + Q/C3 + Q/C4, तो क्या हो जाएगा 1.5 बराबर क्या हो जाएगा 4/1, ठीक है। और यहाँ से 4 हैं, चारों बराबर हैं, ठीक है, चारों एक ही हैं, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे Q का मान कितना हो जाएगा 1.5/4। टोटल हमें सॉल्व करके क्या मिलेगा 0.375 माइक्रोफैरड। ये आपको आंसर निकल कर आएगा जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना है। बहुत ही धमाकेदार सी वीडियो बनी है तो एक बार लाइक करके जरूर जाएंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे लास्ट तक जुड़े रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।